तो आज करेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटसिव एजेंट्स। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कफ क्या होती है। कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स है हमारी बॉडी की ओर से, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर से। जब कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है या एक्सेस म्यूकस सेक्रीशन होने लगता है तो हमें कफ आती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकेज को रिड्यूस करना चाहता है। कौन? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसकी वजह से वो एक नेचुरल प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स होता है कफिंग। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है, क्योंकि म्यूकस ब्लॉक कर देगा उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एंट्रैप हो जाएगी, वो बॉडी से एक्सहेल नहीं हो पाएगी। कफ क्यों होता है? किस किस स्टिमुलेशन से होता है? मैकेनो और कीमो रिसेप्टर थ्रोट। ये हमारी बॉडी में जब एंटीजन एंटर करते हैं या लंग्स में एक्सेस म्यूकस सेक्रीशन होने लगता है तो हमें कफ आता है। ये मैकेनो या कीमो रिसेप्टर हमारे थ्रोट में, गले में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें कफ आता है। दूसरा, रेस्पिरेटरी ट्रैक जब स्टिमुलेट होता है तो भी हमें कफ आता है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन लंग्स में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जिसकी वजह से भी हमें कफ हो सकता है। कफ के कितने टाइप्स होते हैं? अगर हम इसके ड्यूरेशन के, इसके कितने टाइम तक ये रहता है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो एक्यूट कफ होता है जो 2 से 3 वीक तक रहता है। ये कोल्ड इन्फेक्शन, न्यूमोनिया एटसेट्रा के कारण हो सकता है। और क्रोनिक कफ जो 3 वीक या हम कह सकते हैं कि 1 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहता है। ये लगातार स्मोकिंग के कारण हो सकता है, लगातार हमें स्मोकी एरिया में काम कर रहे हैं उसके कारण हो सकता है, हमारे लैरिंग्स में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो सकता है, अगर हम लॉन्ग टर्म ACE इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट कफ की टाइप है ये, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। प्रोडक्टिव, ये क्या होता है? इसमें म्यूकस प्रोडक्शन होने लग जाती है जिसकी वजह से ब्लॉकेज होने के चांस बनते हैं, और ब्लॉकेज को रिड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स प्रोड्यूस करती है, कफ। और सेकंड है नॉन प्रोडक्टिव, जो ड्राई कफ होता है, मतलब इसमें म्यूकस एक्सपेल आउट नहीं होता, इसमें कोई एंटीजन डस्ट पार्टिकल एक्सपेल आउट करता है हमारा जो प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स है। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टोरेंट्स के थ्रू करेंगे। ये किसके लिए यूज़ होता है? जो हमारी बॉडी में लंग्स में जो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन हो रही थी उसको एक्सपेल आउट करके। ये जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा विस्कस यानी गाढ़ा होता है, उसको डाइल्यूट करेगा, उसको उसका गाढ़ापन डिक्रीज़ कर देगा, उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से उसको इजीली एक्सपेल आउट होने में, बाहर निकलने में कफ के थ्रू हेल्प मिलेगी। और इसमें होते हैं म्यूकोलिटिक्स, जो क्या करते हैं? म्यूसिन की ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो क्या होता है? एक प्रोटीन होता है म्यूकस के अंदर, वो अगर ब्रेक डाउन होगा तो उसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन उसका घट जाएगा। नेक्स्ट है एंटीटसिव एजेंट्स। ये ब्लॉक कर देते हैं ब्रेन कफ सेंटर को। जब भी हमें हमारी लंग्स में ब्लॉकेज होती है, एंटीजन वगैरह आते हैं, म्यूकस सेक्रीशन होता है, तो हमारे ब्रेन तक एक सिग्नल पहुंचता है जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक्टिवेट होता है और वो कफ करता है। कई बार पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, स्पेशली नाइट्स में, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उस कफ को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीटसिव एजेंट देते हैं, जो क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं ब्रेन कफ सेंटर को, जिसके म्यूकस सेक्रीशन भी नहीं होती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, क्योंकि ब्रेन से वो रिसेप्टर, वो जो इम्पल्स आ रही थी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वही ब्लॉक हो गई है। तो क्या हो सकती है क्लासिफिकेशन इनकी? फेरेंजियल डाइमल्सेंट्स, फेरेंजियल डाइमल्सेंट्स, इसमें आ जाएंगे लोजेंजेस सिरप, लिक्विराइस जैसे मुलेठी, ग्लिसरीन। ये हमारे जो थ्रोट है, हमारे गले को
एक स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से म्यूकस इजीली एक्सपेल आउट हो सके। और उसके अलावा सेकंड है एक्सपेक्टोरेंट्स, इसको हम म्यूकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। ये सेक्रीशन इन्हांसर होता है। ये जो म्यूकस है उसको डाइल्यूट करने का, उसकी विस्कोसिटी या गाढ़ेपन को डिक्रीज़ करने का काम करता है, जिसकी वजह से म्यूकस आसानी से बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। जैसे पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम सिट्रेट, टोल्यूबाल्सम, वसाका एंड अमोनियम क्लोराइड। एंड इसी में एक्सपेक्टोरेंट्स या म्यूकोकाइनेटिक्स में ही सेकंड है म्यूकोलिटिक्स। ये म्यूकोलिटिक्स म्यूसिन जो एक विस्कस सब्सटेंस है उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, जैसे ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। और थर्ड टाइप है एंटीटसिव। ये क्या कर देंगे, कफ सेंटर को सप्रेस कर देंगे। जो हमारा ब्रेन से इम्पल्स आ रही थी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से म्यूकस और कफ नहीं होगी। इसमें आ जाएंगे ओपियोइड्स जैसे कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, पोल कोडीन एट्सेट्रा। और नॉन ओपियोइड में आ जाएंगे नास्कापिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन। और एंटीहिस्टामिनिक में आ जाएंगे प्रोमिथाजीन, क्लोरफेनिरामाइन, इसे हम CPM भी बोलते हैं, डाइफेनहाइड्रामाइन, इसे हम DPH भी बोलते हैं। एंड थर्ड टाइप है इसकी एडजुएंट एंटीटसिव। ये ब्रोंकोडाइलेशन का काम करते हैं। जैसे हमारे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन के कारण, स्वेलिंग के कारण, तो उस केस में हम देते हैं सालब्यूटामोल, टरब्यूटालिन एट्सेट्रा। एक्सपेक्टोरेंट्स हमारी जो चेस्ट या लंग्स है उसमें से म्यूकस एक्सपेल आउट होने का काम करते हैं। तो वो क्या करेंगे, जो ब्रोंकियल सेक्रीशन है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से म्यूकस इजीली बॉडी से एलिमिनेट होने का काम करेगा और विस्कोसिटी को डिक्रीज़ कर देंगे। ब्रोंकियल सेक्रीशन इंक्रीज़ हो रहा है, वो होता है डायरेक्ट वॉलेटाइल ऑयल के कारण, जैसे क्लव ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल। इसकी हम स्टीम भी ले सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हीटिंग एक्शन देगी। और उसके अलावा ये ब्रोंकियल सेक्रीशन रिफ्लक्स से भी इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये इंक्रीज़ हो जाएगा रेस्पिरेटरी सेक्रीशन। और नेक्स्ट है एंटीटसिव्स। ये क्या होते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं। ये कंट्रोल करते हैं CNS, सेंटर ऑफ कफिंग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक सेंटर होता है जो हमारे लंग्स को मॉनिटर करता है, जिसकी वजह से कफ आती है, तो उस कफ को ही सप्रेस कर देगा ये। और म्यूकस सेक्रीशन और रिलीज़ को भी सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से म्यूकस की सेक्रीशन नहीं होगी, ब्लॉकेज नहीं होगी और कफिंग भी नहीं होगी। और नेक्स्ट है कोडीन। कोडीन एक बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस है एक। ये है ओपियम अल्कालॉइड। पोपी या ओपिया प्लांट से ये मिलता है हमें। ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है, मोर सिलेक्टिव टू कफ सेंटर। कफ सेंटर को ये 6 घंटों तक मतलब एक्टिवेट नहीं होने देता। ये एक एंटीडोट है नैलोक्सेन का, अगर नैलोक्सेन की टॉक्सिसिटी बॉडी में हो गई है। नेक्स्ट है इसकी एडवर्स रिएक्शंस क्या है इसकी, ये अगर इसकी डोज को इंक्रीज़ किया जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर सकता है या कम कर सकता है, जिसकी वजह से डेथ के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। ड्राउजीनेस, हम कोई भी ऐसा सिरप लेंगे जो हम खांसी में, ब्लॉकेज में यूज़ करेंगे तो वो ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करेगा, एक नींद वाली कंडीशन। और इम्पेयर्ड ड्राइविंग, इसको हम लेके ड्राइविंग भी नहीं कर सकते। और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, हमें किन केसेस में इनको नहीं देना चाहिए। अस्थमा पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए और चिल्ड्रंस को भी नहीं देना चाहिए। अगर देना है तो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में देना चाहिए। इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन सब्सक्राइब द चैनल।